डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं रिलेशन से वो करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या था कि लेट टी वी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। टी दिया आपको सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन with R a relation in T given by R T1 T2 such that T1 is congruent to T2। ये कॉन्ग्रेंट होता है सर्वांग सम, हिंदी में बोलते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, कि T1 T2 के सर्वांग सम है। तो शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने शो करना है कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये टी दिया आपको सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन, और ये रिलेशन आर दिया है आपको T1 कोमा T2 सच दैट, और T1 T2 के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बाद वो रिलेशन लिखते हैं हम। तो T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, मतलब T1 T2 के सर्वांग सम है। सर्वांग सम क्या होता है कि जो जिनकी शेप भी एक जैसी हो और आकार भी, साइज भी एक जैसा हो, उनको बोलते हैं हम कॉन्ग्रेंट। तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बारी बारी से चेक करेंगे कि ये क्या, ये रिफ्लेक्सिव है। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में क्या करते हैं हम कि T2 की जगह T1 पुट करके देखो, और इस को देखो कि क्या ये ट्रू है, रिलेशन है या नहीं। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होना चाहिए R में, T1 कोमा T1, कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब T1 T1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो T1 T1 के साथ कब होगा, जब वो T1 और T1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T1, मतलब T2 को आपने T1 से यहाँ चेंज करना है। सिंस T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T1, अब चेक करो कि क्या T1 T1 के सर्वांग सम है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये तो ट्रू है, तो ये विच इज ट्रू। तो यदि ट्रू है तो दिस इंप्लाइज T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू R। तो ये ऑर्डर पेयर R में है, तो दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है फिर, रिफ्लेक्सिव है। जब भी आपने रिफ्लेक्सिविटी सेट बिल्डर फॉर्म से ही चेक करनी है, तो T2 को किससे चेंज करना है, आपने T1 से, और इस रिलेशन को आपने रीड करना है, और रीड करके ये देखो कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, यदि फॉल्स है तो यहाँ आएगा डज नॉट बिलोंग टू आर, तो वो फिर नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ ट्रू है तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। तो फॉर सिमेट्री, तो फॉर सिमेट्री के लिए क्या करते हैं आप, सिमेट्री के लिए हम यही ऑर्डर पेयर लेते हैं कि लेट T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू आर, और हमने चेक करना है कि क्या T2 T1 भी आर में है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है यदि ए बी आर में है तो बी ए बी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। यदि T1 T2 आर में है तो T2 T1 भी आर में होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज, इसका क्या मतलब है, यदि आर में है तो आर में है तो T1 T2 ये रिलेशन जो है सेटिस्फाई करेंगे। T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, मतलब जब भी सिमेट्रिक आपने करना है तो यहीं से ये आपने मान लेना है कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर। तो दिस इंप्लाइज T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। अब आपने क्या करना है, चेक करना है कि क्या T2 T1 में है। यदि T2 T1 में है तो रिलेशन में इनकी पोजीशन चेंज करके देख लो कि T1 की जगह T2 और T2 की जगह T1। तो ये क्या, T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T1। अब इसको चेक करो कि क्या ये ट्रू है। अब यहां से देखो, ये तो ट्रू है ना, ये तो है कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। क्या T2 फिर कॉन्ग्रेंट T1 होगा, तो होगा, मतलब T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा। तो T2 इज कॉन्ग्रेंट, ये ट्रू है, तो दिस इंप्लाइज T2 कोमा T1 बिलोंग्स टू R। तो R इज सिमेट्रिक, तो R सिमेट्रिक है। तो इसी तरह से फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए हम चेक करेंगे। तो लेट
आपने दो ऑर्डर पेयर लेने हैं आर से, किस तरह के लेने हैं वो, लेट T1, T2 बिलोंग्स टू आर, और दूसरा ऑर्डर पेयर आपने लेना है जो T2 से शुरू होगा, T2, T3 बिलोंग्स टू आर। ये ट्रांजिटिव कब होगा, ये T2 यदि बी से निकाल दिया जाए तो T1, T3 भी आर में होना चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव है। तो हम मान लेते हैं कि ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर आर में है, तो दिस इंप्लाइज, यदि ये आर में है तो T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। यदि T2 और T3 आर में है तो T2 और T3 के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। अब इस पूरी लाइन को रीड करके आप ये पता करेंगे कि क्या ये रिलेशन T1 और T3 के बीच में भी होल्ड करता है। अब ये चेक करो कि T1 कॉन्ग्रेंट T2 के है और T2 T3 के, मतलब T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है। क्या T1 T3 के सर्वांग सम होगा, कि T1 T3 के कॉन्ग्रेंट होगा, हाँ होगा, यस। तो दिस इंप्लाइज T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3, ये रिलेशन होल्ड कर गया है, तो दिस इंप्लाइज T1, T3 बिलोंग्स टू आर। तो हमने क्या प्रूव किया कि T1 T2 आर में है, T2, T3 भी आर में है, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि T1 और T3 भी आर में है, तो दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव है। तो फ्रॉम अबव वी सी दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दिस इंप्लाइज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यही हमने प्रूव करना था। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद और एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी बुक का, रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर से। तो लेट एल वी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड R with the relation in L defined as R is equal to यह L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2। L1 और L2 में क्या रिलेशन है कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। शो दैट R is सिमेट्रिक वट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। आपने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये क्या दिया है, L सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, और आर क्या दिया है आपको, रिलेशन ऑन एल, मतलब L टू L, और ये रिलेशन आर दिया है आपको L1, L2, और इनके बीच में क्या रिलेशन दिया, L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2। आप परपेंडिकुलर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होगा कि आपके पास क्या होना चाहिए कि L1, L1 जो है वो आर में होना चाहिए, कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए। ठीक है, तो L2 को हम L1 से रिप्लेस करेंगे, तो हम लिखेंगे सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या L1 के परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई भी लाइन अपने ही ऊपर, ये L1 है तो L1 इसके ऊपर थोड़ी नहीं परपेंडिकुलर हो सकती, वो इसके पैरेलल हो सकती है, उनकी डायरेक्शन एक तरफ हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती। तो L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू L1, ये रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, ये कैसा है, फॉल्स है, ऐसे भी लिख सकते हैं इस लाइन को। तो L1 डज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि ये रिलेशन L1 और L1 के बीच में होल्ड नहीं कर रहा है। दिस इंप्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और फॉर सिमेट्री के लिए आप ऐसे ही एक ऑर्डर पेयर लेंगे सिमेट्री के लिए कि लेट L1 L2 को बिलोंग्स टू R, और हमने चेक करना है कि क्या L2 L1 भी R में है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि L1 L2 R में है। यदि L1 L2 R में है तो L1 और L2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, दिस इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब हमने चेक करना है कि क्या L2 L1 भी R में है, तो L2 और L1 में क्या रिलेशन होगा कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, मतलब इस रिलेशन में आपने इनकी पोजीशन चेंज करनी है और चेक करना है कि क्या ये रिलेशन ट्रू है। अब यहाँ देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, क्या L2 L1 के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल होगी। तो दिस इंप्लाइज L2, L1 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। अब ये देखो ना, ये कोई लाइन L1 है, ठीक है,
और ये लाइन L2 है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। अब आप चाहे जैसे, तो L1 क्या है, L2 के परपेंडिकुलर है, और L2 क्या है, L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये रिलेशन जो है होल्ड कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिविटी तो दो ऑर्डर पेयर लेंगे कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड, और दूसरा L2 से शुरू करेंगे, L2 L3 बिलोंग्स टू R। तो हमने चेक करना है कि क्या L1 L3 R में है, यदि है तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं है तो नहीं होगा। यदि ये L1 L2 R में है तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा L1 L2 के बीच में, तो L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर ऑन L3। अब यहां से पता लगाओ कि क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी। तो ये चेक करेंगे हम। जैसे L1 इज परपेंडिकुलर ऑन, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ये L2 लाइन है कि ये L1 के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। L2 इज परपेंडिकुलर ऑन L3, ये L2 लाइन है, तो L3 कैसी होगी, ये ऐसी होगी लाइन। तो L3 ये भी L2 के परपेंडिकुलर है और L1 भी L2 के परपेंडिकुलर है। अब हमने चेक करना है कि ये रिलेशन L1 और L3 के बीच में भी होल्ड करता है। L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L3, नहीं है, ये दोनों लाइनें कैसी है, पैरेलल है। तो L1 is not perpendicular to L3. This implies L1, L3 does not belong to R. R is not transitive. R transitive नहीं है। तो hence R is symmetric but neither reflexive nor transitive। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बाद आया आपका एग्जाम्पल नंबर 5, जो रिलेशंस एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर से है। ये है शो दैट the relation R in the set Z of integers given by R is equal to a comma b such that 2 divides a minus b is an equivalence relation। ये relation R दिया है आपको, क्या दिया है R आपको, ऑन सेट Z दिया है, ये Z टू Z। ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है Z। क्या होता है ऑल इंटीजर्स, ये इनफाइनाइट सेट है, -3, इसमें नेगेटिव 0 पॉजिटिव नंबर होते हैं, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक होता है ये। तो ये रिलेशन आर दिया है ए बी सच दैट, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है कि ए माइनस बी जो है वो 2 से डिवाइड होता है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ये ए और बी के बीच का रिलेशन है। तो आपने शो करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले हम इसको रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए कैसे चेक करते हैं कि हमें क्या चाहिए आर में, ए कोमा ए, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, ए कोमा ए होना चाहिए। तो ए कोमा ए इसमें कब होगा, जब ए कोमा ए इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब आपने बी को ए से ही चेंज करना है, सेकंड एलिमेंट को आपने फर्स्ट एलिमेंट के बराबर इस रिलेशन में पुट करना है और चेक करना है कि क्या ये रिलेशन होल्ड करता है या नहीं। तो सिंस 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, तो सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट के बराबर पुट करेंगे। तो ए माइनस ए कितना हुआ, 0। क्या 2 0 को डिवाइड करता है, हाँ करता है, तो विच इज ट्रू। क्यों, तो 0 2 को डिवाइड करता है ना, तो 0 ही आता है, तो ये ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज ए कोमा ए किस में आया, आर में, और ए ने ये जो रिलेशन है ये होल्ड कर गया, तो ये आर को बिलोंग करता है। तो दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है। तो फॉर सिमेट्री के लिए क्या करेंगे कि एक ऑर्डर पेयर मान लेते हैं कि ए कोमा बी आर में है। तो हमने क्या चेक करना है कि बी कोमा ए आर में है, तो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। यदि आर में है ए कोमा बी, तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। जब भी सिमेट्री करेंगे तो ये पूरी लाइन यही यूज होती है, तो ए माइनस बी। अब दिस इंप्लाइज, अब 2 डिवाइड्स, ए और बी की पोजीशन चेंज करनी है आपने बस, तो बी माइनस ए, क्या ये रिलेशन भी ट्रू है। अब देखो a माइनस बी को 2 डिवाइड करता है, क्या b माइनस ए को भी 2 डिवाइड करेगा विच इज ट्रू। जैसे मान लो a आपने 5 ले लिया, b आपने 9 ले लिया, तो a माइनस बी कितना आएगा आपके पास, -4। तो 2 डिवाइड्स -4, -4 को 2 से भाग होता है। अब इनकी पोजीशन जरा चेंज करके देखो कि क्या वो 2 से डिवाइड होता है फिर।
तो यहाँ a माइनस बी, यहाँ मैंने b माइनस ए निकाला, तो b माइनस ए कितना है, यह है +4। क्या +4 2 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है ये रिलेशन ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज b कोमा a आल्सो बिलोंग्स टू r एंड दिस इंप्लाइज r इज सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक है। तो फॉर ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी के लिए तो हम दो आउटर पेयर लेंगे, लेट a कोमा v बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r। आपने क्या चेक करना है कि ए सी भी आर में है। ये सेकंड है, एक एलिमेंट जैसे ए बी है तो दूसरा बी से शुरू हो गया, बी सी, हमने चेक करना है ए सी आर में है या नहीं है। तो ये दो ऑर्डर पेयर मान लिया आर में, यदि ये आर में है तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन ए और सी के बीच में भी होल्ड करता है, ए और सी के बीच में भी होल्ड करता है। तो इसको कैसे करेंगे कि 2 डिवाइड, मान लो 2 इसको डिवाइड करता है और 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है। यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो वो भी 2 से डिवाइड होता है। कैसे, जैसे आपने 5 ले लिया, बी 7 ले लिया, सी 9 ले लिया, तो ए माइनस बी कितना आया, ए माइनस बी आया -2, तो ये 2 से डिवाइड होता है। और बी माइनस सी कितना आएगा, ये भी -2 आया, तो ये भी 2 से डिवाइड होता है। यदि हम इन दोनों को ऐड करें, क्या वो भी 2 से डिवाइड होगा। नाउ इनको ऐड करके कितना आया, -2 -4, तो ये भी 2 से डिवाइड। हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स ये प्लस ये, ठीक है, इनको डिवाइड करेगा 2 और b से b कट गया, तो यहां से क्या मिला हमारे को, 2 डिवाइड्स a माइनस सी। तो इसका मतलब a और c के बीच में भी ये रिलेशन होल्ड कर गया। तो दिस इंप्लाइज a कोमा सी बिलोंग्स टू r। तो हमने क्या चेक किया यहाँ कि a b r में था, b c r में था, तो हमने चेक किया कि a c भी r में है। तो दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव। तो r एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हेंस r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हमने चेक किया। तो दिस इंप्लाइज r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद आया आपका एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 जो 1, 1 और 2 से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही कर रहा हूँ। शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन, ये सेट ऑफ ऑन नेचुरल नंबर दिया है फंक्शन गिवन वाई f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, 1 का इमेज 1 दिया है, 2 का इमेज भी 1 दिया है, एंड fx इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 2। जितने भी x 2 से बड़े हैं तो उनके लिए ये रिलेशन है। इज ऑन टू वट नॉट 1 1, आपने प्रूव करना है कि ये ऑन टू है और 1 1 नहीं है। तो ये फंक्शन दिया है ऑन सेट n, f(x) dx माइनस 1, और ये भी दिया आपको f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1। तो आपने चेक करना है कि ये 1 1 नहीं है, तो फॉर 1 1। तो आइए, तो आपको दिया है, यहीं से लग रहा है पता गिवन कि f1 किसके बराबर है, 1 के बराबर, f2 भी किसके बराबर है, 1, 1 का इमेज भी 1 है, 2 का इमेज भी 1 है। तो इसका मतलब है f इज नॉट 1 1। तो मैं यहाँ एरो डायग्राम से शो कर रहा हूँ, 1 का इमेज 1 है, 2 का 1 है, सेम इमेज है, तो ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 फंक्शन है। तो f इज नॉट 1 1। तो जैसे आप इन दो का इमेज 1 दिया है और जो x आपका ग्रेटर देन 2 है तो उसका इमेज आप यहाँ से निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 3 का इमेज क्या आएगा, यदि आप 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2, तो 3 का 2 आ गया। यदि 4 पुट करेंगे, 4 का क्या आएगा, 4 माइनस 1 3 आएगा, तो 4 का 3 आएगी। इसी तरह 5 का 4, 6 का 5, सो ऑन। बहुत सारे सेट, ये इनफाइनाइट है, सारे एलिमेंट यहाँ हम शो नहीं कर सकते, तो मैंने कुछ एक एलिमेंट यहाँ शो किए। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 1 नहीं है। तो अब हम फॉर ऑन टू कि चेक करेंगे कि क्या ये ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, चेक करने के लिए कि हम रेंज निकालते हैं फंक्शन की और चेक करते हैं कि क्या रेंज जो है वो कोड मेन के बराबर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो लेट y बिलोंग्स टू n, कौन सा n, कोड मेन से हमने कोई एलिमेंट y लेना है, सच दैट f(x) इज इक्वल टू y, और f(x) dx माइनस 1 इज इक्वल टू y। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे y प्लस 1। ये x क्या है, x की वैल्यू कितनी आई, y प्लस 1। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है।
तो y की कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करें हम, ताकि x एक नेचुरल नंबर आए। तो y भी नेचुरल नंबर है, कौन कौन से नेचुरल नंबर यहाँ हम पुट कर सकते हैं। तो 1 पुट कर सकते हैं, तो x कितना आएगा 2, तो 2 तो नेचुरल नंबर है, तो 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। यदि हम यहाँ सारे नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं तो x भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, हम वो सारे n भर सकते हैं। यहाँ जो भर सकते हैं तो वही रेंज होती है। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू n। कोड मेन भी कितनी है आपके पास, n के बराबर है। तो हमने चेक किया कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोड मेन, तो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, तो हेंस f इज ऑन टू व्हाट नॉट 1 1। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10। इसके बाद आया आपका एग्जाम्पल नंबर 12। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12। तो ये क्या है, शो दैट f be a function on set n, set of natural number given by fx is equal to x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even। तो यहाँ ऑड, जब x ऑड है तो उसके लिए ये फंक्शन है, व्हेन x इज इवन तो उसके लिए fx इसके बराबर है, इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। आपने प्रूव करना है कि ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव होता है विच इज 1 1 एंड ऑन टू। तो ये फंक्शन n to n दिया है, fx दिया है आपको। तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये 1 1 है या नहीं है। तो हमने क्या करना है कि दो कोई एलिमेंट्स डोमेन से लेने हैं। तो लेट x1 x2 बिलोंग टू n डोमेन सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो 4 केसेस अराइज, यहाँ 4 केस अराइज होते हैं। क्या, क्योंकि यहाँ आपके पास दो फंक्शन दिए हैं। तो व्हेन बोथ x1 एंड x2 आर ऑड, कि जब ये दोनों एलिमेंट ऑड है या दोनों एलिमेंट इवन है, या एक ऑड है दूसरा इवन है, या पहला इवन है और दूसरा ऑड है। तो इन चारों केसेस में हम चेक करेंगे इन कि क्या f जो है वो 1 1 है। ये 1 1 तभी होगा यानी इन चारों केसेस में f 1 1 होगा। यदि किसी एक केस में भी ये फेल हो गया तो फिर f 1 1 नहीं होगा। तो चलो करते हैं चेक। तो फर्स्ट केस लेते हैं कि व्हेन बोथ x1 एंड x2 आर ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स है तो fx1 किसके बराबर है, fx2 के बराबर। तो fx1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब x1 और x2 कैसे ऑड नंबर, तो x ऑड के लिए फंक्शन हमारे पास ये है x प्लस 1। तो x1 और x2 को रिप्लेस करेंगे हम, x को x1 और x2 से रिप्लेस करेंगे तो fx1 की वैल्यू आएगी x1 प्लस 1 और x2 की x2 प्लस 1, यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा तो इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो इस केस से आपको f1 1 मिल गया। अब सेकंड, सब केस से मिलना चाहिए। तो सेकंड केस है कि व्हेन x1 एंड x2 आर इवन नंबर्स, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। तो व्हेन x1 एंड x2 आर इवन, तो इवन के लिए हमारे पास फंक्शन है x माइनस 1। तो fx1 की वैल्यू हो जाएगी x1 माइनस 1 और x2 की हो जाएगी x2 माइनस 1। fx से मतलब x को रिप्लेस करना अपने x1 और x2 से। तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। इस केस से भी आ गया। अब थर्ड केस लेते हैं कि व्हेन x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। एक ऑड है और दूसरा इवन है। तो fx1 इज इक्वल टू fx2। x1 ऑड है तो fx1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, ऑड के लिए यहाँ से आएगी x, तो और इवन के लिए यहाँ से आएगी। तो रिप्लेस करना है आपने x को x1 और x2 से। तो x1 ऑड है तो ये हो जाएगा x1 प्लस 1 और x2 इवन नंबर है तो ये हो जाएगा x2 माइनस 1। ये दूसरे में पुट करनी पड़ेगी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसको इधर लाए, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 को इधर ले गए माइनस 2। तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, बिकॉज डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल टू एन इवन नंबर, इट इज एन ऑड नंबर। जब भी हम एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका आंसर कभी भी एक इवन नंबर नहीं आता है, उसका आंसर एक ऑड नंबर आता है। जैसे मान लो ऑड नंबर है 9,
इवन नंबर है आपके पास 4, यदि आप इनको माइनस करेंगे तो आपको आंसर एक ऑड नंबर ही मिलेगा 5, विच इज ऑड। आप चेक करके देखिए और सारे बहुत नंबर को चेक करके देखिए तो इनका डिफरेंस जो है वो ऑड नंबर आता है। तो यहाँ आ रहा है -2, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ये केस ही रिजेक्ट हो गया। ये पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि F11 नहीं है, लेकिन ये केस ही एप्लीकेबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। तो हम इस केस को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये केस पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली द पॉसिबिलिटी ऑफ x1 बीइंग इवन एंड x2 बीइंग ऑड कैन आल्सो बी रूल्ड आउट। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, तो इस केस को भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये 2 केस तो रिजेक्ट हो गए। अब हमने सिर्फ ये फर्स्ट 2 केस हमारे पास रह गए कि क्या इन 2 केसेस में F11 है। यदि 11 है तो इसका मतलब है F11 है, नहीं तो नहीं है। तो इसमें भी 11 है और इसमें भी 11 है। तो फ्रॉम अबव वी सी दैट कि इफ x1 एंड x2 बिलोंग टू n सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, तो हमने क्या पाया कि x1 हमारे पास इज इक्वल टू x2 आया। तो दिस इंप्लाइज f इज 1 तो इसको ऐसे 1 प्रूव करेंगे। अब फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए हम रेंज चेक निकालेंगे। यदि रेंज कोड मीन के बराबर आएगी तो ऑन टू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लेट y बिलोंग्स टू n कोड मीन, तो हम क्या करते हैं रेंज निकालने के लिए कि कोई एलिमेंट y कोड मीन से लेते हैं सच दैट fx इज इक्वल टू y। तो यहाँ भी 2 केसेस अराइज होंगे कि when x is odd and when x is even, क्योंकि आपको fx एक नहीं दिया है, आपके पास 2 फंक्शन है कि x प्लस 1 है if x is odd और x माइनस 1 है if x is even। ये 2 फंक्शन दिए तो केसेस भी 2 लेने पड़ेंगे कि when x is odd and when x is इवन। तो दोनों केसेस से हम रेंज निकालेंगे और जो फंक्शन की रेंज क्या आएगी, इन दोनों का यूनियन लेंगे, वो फंक्शन की रेंज होगी। तो फर्स्ट केस है व्हेन x इज ऑड नेचुरल नंबर, तो fx किसके बराबर है, y के बराबर। तो x इज ऑड नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर के लिए fx कितना है, x प्लस 1। तो ये x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो x कितना आया, y माइनस 1। इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑड नंबर। x कितना है, y माइनस 1। x क्या आना चाहिए, ऑड नंबर लिया है हमने। तो यहाँ y क्या पुट करना पड़ेगा ताकि x ऑड नंबर आए, तो y आपको यहाँ इवन नंबर पुट करने पड़ेंगे। जैसे आप इवन नंबर पुट करेंगे, 0 तो आप पुट नहीं कर, 0 तो इसमें होता ही नहीं नेचुरल नंबर में। 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 0। 0 एक इवन नंबर होता है, तो x चाहिए ऑड, तो 0 नहीं पुट कर सकते। तो 1 नहीं पुट कर सकते, 2 पुट कर सकते हैं। 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, तो x ऑड आ गया, तो 2 पुट कर सकते हैं। इसी तरह 4 पुट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि x ऑड तभी आएगा व्हेन वी पुट y ए इवन नंबर एज इवन नंबर। तो y को हम 2 पुट कर सकते हैं, 4 6 8 सो ऑन। तो इसको नंबर 1 दे दो। और फिर दूसरा केस लेंगे हम कि व्हेन x इज इवन नेचुरल नंबर, तो fx इज इक्वल टू y। तो fx इवन के लिए क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो x की वैल्यू आई y प्लस 1, v इवन नंबर। तो x इवन कब आएगा, जब हम y यहाँ ऑड नंबर पुट करेंगे तो x इवन आ जाएगा। तो यहाँ y की क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, ऑड नंबर। यदि ऑड नंबर पुट करेंगे तभी x इवन आएगा, यदि इवन पुट करेंगे तो x ऑड आ जाएगा। तो ऑड तो नहीं चाहिए, ये इवन चाहिए, तो आपको यहाँ ऑड नंबर पुट करने पड़ेंगे। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, इसको नंबर 2 दे दिया। अब जो रेंज है वो क्या आएगी, फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों का यूनियन लेंगे। तो रेंज ऑफ 1 एंड 2 इज इक्वल टू ये यूनियन ये वाला सेट, ये रेंज। तो यदि दोनों का यूनियन आएगा तो मतलब इन दोनों के सारे एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। तो ये रेंज आई। तो ये कौन सा सेट हुआ, ये हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें सारे नेचुरल नंबर आए। कोड मीन किसके बराबर थी आपकी, n के बराबर। तो रेंज ऑफ f किसके बराबर आया, आपके कोड मीन के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। तो f ऑन टू है, हेंस फ्रॉम अबव वी सी दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू। तो ये प्रूव हो गया। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 12। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।